कि तुमको हमको नोट्स भेजना है। तो पता नहीं हम दोनों को डी ब्लॉक का नोट्स भेजा है क्या कभी? नो सर। अह, ठीक है, हम तुमको डी ब्लॉक का नोट्स भेज देते हैं। ठीक है, तुम लोग एक काम कर सकते हो कि अभी के लिए सुन सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तो उसको नोट भी कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे मेरे पास डी ब्लॉक का नोट्स बना हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग उसको ले लो, उसको लिख लो, और अभी क्लास में सुन लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में भी जब मिलेंगे तो फिर से सब कुछ रिवाइज करवाएंगे ही, तो इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, या फिर क्या चाहते हो कि तुमको अभी क्लास में ही लिखवा दे? नोट से लिखेंगे सर। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो हम लोग किसी भी ब्लॉक की केमिस्ट्री को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे एस ब्लॉक के अंदर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थे, पी ब्लॉक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जब पहले भी पढ़ते तो एक चीज बोलते थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पी ब्लॉक में उसके केमिकल रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, डी ब्लॉक में उसके कंपाउंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे दिमाग में आज भी डी ब्लॉक आता है और डी ब्लॉक में हमको सिर्फ एक चीज पढ़ना है, एक चीज पढ़ने का समय मिले, तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग को डी ब्लॉक में स्पेसिफिकली पढ़ना है। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड्स को पढ़ना है तो इसका क्या मतलब? तो हम लोग को इन दोनों कंपाउंड्स का प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, पर्टिकुलरली रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये है जो हम लोग कंपाउंड में कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इजी सेक्शन को देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो डी ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ब्लॉक का हो, एस का हो, पी का हो, डी का हो, या एफ का हो। ठीक है, उसमें जितने भी चीजें हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़े हैं, बस उतनी चीजों को हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग किसी भी ब्लॉक के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसका साइज, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका डेल एच ई जी, उसका अपीयरेंस, उसका सॉफ्टनेस, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा। ये सारे के सारी चीजें बेसिकली हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है, जो कि हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर डील करते हैं। ठीक है, आखिरी जो हम लोग का इसमें रोड ब्लॉक है या फिर चैप्टर का एक कंपोनेंट है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस। डी ब्लॉक में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, अपार्ट फ्रॉम KMnO4 और K2Cr2O7 के केमिकल रिएक्शंस, हम लोग सारे के सारे यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम लोग इस ब्लॉक को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल, केमिकल और कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स हम लोग का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड्स जो हम लोग को पढ़ने हैं वो है KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, अब ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। हम लोग को इन दोनों कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ना है। ठीक है, कि इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल, अब वापस आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, डी ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग को वो सारे के सारे प्रॉपर्टी पढ़ना है जो कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पहले एक बार कवर कर रखा है, जैसे उसका साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, डेल एच ई जी, सॉफ्टनेस, अपीयरेंस, वगैरह वगैरह, जितने भी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। ठीक है, और आखिरी आता है इसका केमिकल रिएक्शन। तो इसमें मैंने कहा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स में नहीं कवर कर रहे होंगे, वो सारे के सारे हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये है इसका केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन लिखा भी हुआ है, जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, बीट टेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक ब्रॉड ओवरव्यू है जो कि हम लोग इसमें फॉलो करते हैं।
ठीक है, इसमें फिर हम लोग इसके आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो एक एक करके एक एक टॉपिक को उठा के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी इंट्रोडक्शन में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो मीनवाइल। नहीं, चलो तो ठीक है। देखो, टी ब्लॉक के अंदर, टी ब्लॉक में तुम लोग शायद ये चीज जानते होगे कि हम लोग के पास तीन सीरीज होता है, एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज और एक 5D सीरीज। ठीक है, इसी को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ट्रांजिशन सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन सीरीज है वो है अपना 3D सीरीज। ठीक है, क्यों है भाई अपना 3D ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके बारे में हम लोग को सबसे ज्यादा फैक्ट्स गिवन है एनसीईआरटी की किताब में, और क्योंकि हम लोग उसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इससे हम लोग ज्यादा कुछ बहुत महंगे महंगे चीज बनाते हैं, मतलब एज इन इसका कोई इंडस्ट्री यूज बहुत ज्यादा है। बस इसके बारे में हम लोग को ज्यादा फैक्ट्स गिवन है, इसीलिए हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3D ट्रांजिशन सीरीज तुम लोग को याद भी होगा। ठीक है, सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये हम लोग का 3D ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, दिस इज आवर 3D ट्रांजिशन सीरीज। इस 3D ट्रांजिशन सीरीज का एक बार हम लोग एटॉमिक नंबर भी लिख लेते हैं, ताकि इसके बारे में फिर कुछ और चीजें बता सके। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 22, इसका होता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है? ठीक है, तो इसमें खास बात ये है कि अगर मान लो कि हमको कभी भी कोई ऐसे बोले कि मेरे पास एटॉमिक नंबर 24 है, या फिर एटॉमिक नंबर मेरे पास सपोज से 25 है, और हमको बोल रहा है कोई इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, इसके वैलेंस शेल का। ठीक है, मतलब हम लोगों को कभी भी जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज में 1s2, 2s2, 2p6 करके स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम लोग 4s2, 3d5। ठीक है, ये जो इसका आखिरी नंबर है और इसका जो आखिरी नंबर है, ये हमेशा मैच कर जाता है। तो क्योंकि बहुत मैथमेटिकल है, लेकिन अगर इसका एंड रिजल्ट तुम लोग बताए तो इसका आखिरी नंबर उसका आखिरी नंबर हमेशा मैच कर जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल क्यों है? तो क्योंकि इससे पहले हम लोग के पास 20, यहाँ तक हम लोग के पास 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आखिरी में यहाँ पे हम लोग 5 बचते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कोई भी पूछे कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 28 है और इसका वैलेंस शेल का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम बिना सोचे समझे एकदम आंख बंद किए 4s2 3d 8 लिख देंगे। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर क्रोमियम का क्या करें? तो क्रोमियम तो हम लोग को याद ही रहता है कि क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ये 4s2 3d 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। लेकिन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये 4s1 3d5 के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
तो ये एक तरीके का शॉर्टकट है। हमको पता है कि हो सकता है तुम लोग को ये पहले से भी पता हो, ठीक है, इसमें कोई बहुत ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट इसको स्टार मार्क करके लिख लो अपने अपने कॉपी में, क्योंकि ये चीज तुमको नोट्स में शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले कवर होता है। मतलब इसको अपने शब्दों में लिख लो। और हाँ, अगर जैसे कि तुम लोग को लिखते समय टाइम चाहिए कि यार लिख रहे हैं थोड़ा धीरे बोलो या फिर कुछ भी, तो तुम बस बेसिकली हमको बोल सकते हो कि थोड़ा सा धीरे बोलने के लिए, तो हम अपना स्पीड स्लो कर लेंगे, ठीक है। एनीवेज, क्या तुम लोग को यहाँ तक कुछ समझ में आया जो इतना बोल? हाँ सर। अच्छा, यस सर। तो अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लो, हम लोग 1-2 मिनट रुक जाते हैं। मतलब बेसिकली अपने भाषा में अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर लो कि अगर हम लोग के पास 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर है, तो उसका हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल का क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे 4s2 3d और जो भी यहाँ पे नंबर है सीधे के सीधे वो आ जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम है तो 3d1, टाइटेनियम है 3d2, ये 3d3, ये 3d4, 3d4 आता है तो हम लोग को पता है एक्सेप्शन है, ये 3d5, ये 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10, ठीक है। सर सर कीबोर्ड पे स्पैम हो रहा है। क्या हो रहा है सर ये? बटन कौन सा है? होना तो नहीं चाहिए। एनीवेज, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। सर 29 में भी तो एक्सेप्शन होता ना। हाँ, 29 में भी एक्सेप्शन, बिल्कुल। ये अनिकेत कौन है? यस सर हम। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला कोई और अनिकेत आ गया। सर आप आवाज से पहचान लिए क्या? पहचान तो ली। नहीं पहचानना चाहिए था क्या? एनीवेज, इधर देखते हैं। देखो, एक चीज जो तुम लोगों ने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमेशा सुना होगा वो ये है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं
उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है, मतलब उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ठीक है, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है ये वेरिएबल रहता है, ठीक है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ये मतलब होता है कि अगर हम लोग के पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं एलिमेंट एक्स है, ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रह सके, ठीक है, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रह सके, ठीक है। अब अगर ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड्स बना रहा होगा उसमें भी इस एलिमेंट एक्स का मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक में मान लेते हैं हम लोग के पास कैल्शियम है, कैल्शियम से +2 के फॉर्म में ही कंपाउंड बना है, तुम उसका कोई भी कंपाउंड देख लो, तो वो CaO है, CaCl2 है, या कोई भी दुनिया का कोई कंपाउंड देख लो कैल्शियम का, कैल्शियम हमेशा वहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तुम सोडियम को पकड़ लो, सोडियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तुम भले ही इसमें कोई भी कंपाउंड डाल दो, ठीक है, भले ही मतलब इसका कोई कोई भी कंपाउंड देख लो, ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रखते हैं, लेकिन ये हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ नहीं होता। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं और बहुत सारे उन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इस डिफरेंस को ही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी डिफरेंस को हम लोग को सिर्फ इस 3D सीरीज के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। तो पहला चीज जो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हम लोग के लिए 3D सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा था कि उसके बारे में हम लोग के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो उसके बारे में तुमने पूछा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें से एक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के पास गिवन है वो है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज वन ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग को 3D सीरीज को 4D और 5D से अलग करता है, ठीक है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट 4D 5D भी दिखाते हैं, लेकिन पढ़ना अपने को अभी सिर्फ 3D के लिए, ठीक है। एक बार फिर से इसको लिख देता है। ठीक है, तो ये अपना जो 3D सीरीज है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को याद रखना है कि इसमें कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी का स्टेबल होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग याद करने का कोशिश कर रहे हैं किस चीज को, कि 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, ठीक है। इस वर्ड पे गौर करना, स्टेबल, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको याद कर लेंगे तो इस वर्ड पे हम लोग वापस आएंगे कि स्टेबल का क्या मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3D सीरीज में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्टेबल है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला फैक्ट क्या होता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का स्टेबल होता है, ठीक है। इतना याद रखना कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का स्टेबल होता है। दूसरा, अच्छा कोई हमको बता सकता है कि स्कैंडियम जिस ग्रुप में लाई करता है उसका ग्रुप नंबर क्या है, समझ में आएगा पूछे। So group 3. ग्रुप 3, बिल्कुल से। स्कैंडियम हम लोग का जो, अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल में देखोगे
तो स्कैंडियम ग्रुप 3 में लाई करता है, ठीक है। सिमिलरली टाइटेनियम ग्रुप 4 में लाई करता है, वेनेडियम ग्रुप 5 में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब देखो गौर से सुनना, 3D सीरीज में जो भी एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर है वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है टिल मैग्नीज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3D सीरीज में 3D सीरीज में जो भी ग्रुप नंबर है वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है टिल मैग्नीज, ठीक है। तो इसका मतलब कि स्कैंडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, मैग्नीज सॉरी टाइटेनियम का +4, वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +6 और मैग्नीज का +7, ठीक है। ये बात चमक रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, मैग्नीज तक जो भी ग्रुप नंबर है वो उस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 रूल पढ़े, ठीक है। रूल 1, all elements in 3D series, all elements in 3D series have +2 as stable oxidation state, ठीक है। और सेकेंड रूल क्या लिखे, from scandium to manganese, from scandium to manganese the group number is highest, the group number is highest stable oxidation state of that element, ठीक है। +2 सभी का स्टेबल है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, ठीक है। ये 2 जनरलाइज रूल है और एक थोड़ा सा अनजनरलाइज रूल जो हम तुमको बता रहे हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इन तीनों के लिए भी स्टेबल है, ठीक है। इन तीनों के लिए भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम के लिए भी ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट के लिए भी स्टेबल है। तो रूल नंबर 3, +3 oxidation state is also stable for chromium, iron and cobalt, ठीक है, समझे। यहां तक में किसी को कोई पॉइंट में कुछ रिपीटिशन चाहिए, कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो या फिर ऐसा जो सुनते सुनते झटकी लग गया हो तो फिर उसको फिर से बोल सकते हैं। लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं कि लास्ट पॉइंट थोड़ा सा अनजेनरलाइज टाइप का है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इन तीनों के लिए भी स्टेबल है। अब सवाल आता है यहाँ पे हम भी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कैंडियम के लिए +3 उसका ग्रुप नंबर है तो उसके लिए भी ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे +3 फिर से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं
कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट के लिए भी स्टेबल है। हालांकि तुम ये भी बोल सकते हो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इन चारों के लिए स्टेबल है। ठीक है, तुम्हारे बोलने पे है, तुम कैसे बोलते हो। सर +6 और +3 दोनों स्टेबल है क्रोमियम के लिए, राइट? हाँ राइट, क्रोमियम के लिए ये तीनों स्टेबल है एक्चुअली, +2 +3 +6। वेनेडियम के लिए ये दोनों स्टेबल है। ठीक है, सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, एक मिनट, हाँ अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि स्कैंडियम के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस रूल में हल्का सा चेंज कर देंगे कि ऑल एलिमेंट्स इन 3D सीरीज हैव +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम। ठीक है, मतलब स्कैंडियम के लिए हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चीज को हम लोग अब हम लोग एक बार हम लोग लिख लिए, रूल्स देख लिया, अब इसको रिवर्स करने का ट्राई करते हैं, फिर से इसको करते हैं रूल्स के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम लोग का के पास पहला रूल क्या था कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे 3D एलिमेंट्स के लिए स्टेबल है एक्सेप्ट स्कैंडियम। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के लिए स्टेबल है एक्सेप्ट स्कैंडियम। ठीक है, मैग्नीज तक 3D सीरीज में जो ग्रुप नंबर है वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और हम लोग का तीसरा रूल क्या था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इनके लिए भी स्टेबल है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास बनता है चार्ट ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक बार इसको गौर से देख लो और इसमें कुछ भी पूछना तो पूछ लो। सर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लास्ट वाला? है लास्ट वाला पॉइंट, मतलब लास्ट वाला रूल ये यस सर। काम करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर कैंडियम, क्रोमियम, आयरन एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो हम लोग के पास जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इनके लिए भी स्टेबल है। बस पहला रूल +2 सबके लिए स्टेबल है एक्सेप्ट स्कैंडियम। दूसरा रूल 3D सीरीज में मैग्नीज तक जो ग्रुप नंबर है वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड थर्ड रूल जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट इन चार एलिमेंट्स के लिए स्टेबल होता है। ठीक है, और यहाँ से इसके बाद से अगर तुमसे कोई पूछे कि क्रोमियम का सारा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो बोल सकते हो +2 +3 +6। तुमसे आयरन का बताओ तो बोलोगे +2 +3। अगर तुमसे कोई पूछे, अब यहाँ पे सवाल आता है
स्टेबल, ये हम लोग बार बार इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एक चीज गौर से सुनो और समझो कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नीज जैसे +2 से +7 के बीच में 3, 4, 5, 6 इनमें भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, मैग्नीज हो सकता है कि दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे, लेकिन बात ये है कि उन कंपाउंड्स, वो सारे के कंपाउंड जो मैग्नीशियम जो है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल सिर्फ उन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा जहां पे ये +2 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। किसी भी इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जनरली ये कोशिश करता है रिडॉक्स करके या तो +2 में आ जाए या तो +7 में आ जाए। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स एज वेल। सर कंपैरिजन तो नहीं आएगा ना कि मैग्नीशियम में कि +2 ज्यादा है या +7 ज्यादा है, वैसा तो वैसा भी है या फिर दोनों इक्वली ही स्टेबल है? देखो, पूछ तो सकता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हालांकि अगर मान लेते पूछता है तो तुम इसको क्या आंसर करोगे, उसका +2 ज्यादा स्टेबल है या +7 ज्यादा स्टेबल है? तुक्का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस, +2 रीजन, 7 रीजन क्योंकि दो जो भी है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मतलब कम एनर्जी लगेगा। कम एनर्जी लगेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो +7 बोल रहा है वो, बोलो बोलो, हम सही है गलत है ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। एक तुक्का मारा था ऐसे ही। अच्छा, तुक्का मार दिया। हम्म, ठीक है, इसको तुम लोग एक्सचेंज एनर्जी के बारे में कुछ सुने हो? क्या बात कर रहे हो, एक्सचेंज एनर्जी कैसे नहीं सुना? n × n+2, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे डिजेनरेट ऑर्बिटल में कूद के जाता है तो उधर एक एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। यस सर। तो बस, अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो तुम बेसिकली देख सकते हो कि इसका एक्सचेंज एनर्जी अभी भी करेंटली ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कंपेयर करने के लिए, और तभी जब जो मीडियम है वो सेम रहे, ऐसा नहीं कि एक एक्वस मीडियम में, एक एसिडिक में और एक बेसिक में, तब तुम इसको कंपैरिजन करो, तब इसका कोई सेंस नहीं बना। ठीक है, हालांकि जनरली ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछे तो इस तरीके से आंसर कर सकते हो। सर एक डाउट था। बोलना। सर अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे Mn+2 और Mn+7 का, तो सर Mn+7 में लास्ट में 3p6 आएगा और Mn2+ में सर 3d5 आ रहा है, तो सर 3p6 आ रहा है तो सर कम्प्लीटली फिल्ड ऑटोमोव शेल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि Mn+7 ज़्यादा स्टेबल है। एक बार फिर से कहना। सर अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे Mn+2 और Mn+7 का, हाँ तो हाँ। सर 1:2, 2p6, 3h2, 3p6 और 3d5 आ रहा है Mn+2 का, और हम्म। Mn+7 का भी सेम आ रहा है, बस लास्ट में 3d5 नहीं है, तो सर कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल होगा ना Mn+7 का, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। आ, उसमें कंप्लीटली, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड इसलिए क्योंकि तुमने उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s2 3d
5 के पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और उसके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिर पी में है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा हो चुके हैं और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली कम है, तो जिसकी वजह से फोर्स पर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से जो सिस्टम बना है काफी ज्यादा स्टेबल बना है, तो हाँ कह सकते हो, ओके सर। कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास ये हम लोग के सारे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब कुछ रैंडम फैक्ट्स पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अच्छा तुम लोग पी ब्लॉक कितना पढ़ा है? थोड़ा सा। थोड़ा सा। थोड़ा सा भी नहीं। एस ब्लॉक बस पढ़ा है। अच्छा ऑक्सो एसिड बस। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, तब सुन लो। पी ब्लॉक में एक चीज बोला जाता है, उसको बोला जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, अब मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है, तो वैसे ऑक्साइड जिनको तुम दो नॉन ऑक्साइड के कंपोजिशन में ब्रेक कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास Mn3O4 है, ठीक है, तो इसको हम दो नॉन ऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, MnO प्लस Mn2O3। ठीक है, दिस प्लस दिस, इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, हालांकि असली में जब तुम देखने जाओगे तो ये तुमको इस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रियल वर्ल्ड में तुम इसको इस टाइप से नहीं ब्रेक कर सकते उसका केमिकल कंपोजिशन को। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि ये एक एंशियंट वर्ड है मिक्स ऑक्साइड का। ठीक है, ये एक तरीके से लेजेंडरी वर्ड है जो उस तरीके चले जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको अपने सिलेबस में भी अडॉप्ट कर लिया। एनीवेज, तो वैसा ऑक्साइड जिसको हम लोग दो या दो से ज्यादा नॉन ऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक कर सके उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के अंदर कितने मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास पूरे जो 3D सीरीज है इसमें 3 मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इन 3D सीरीज देयर आर ओनली 3 मिक्स्ड ऑक्साइड्स। पहला तुम लोग के सामने Mn3O4, दूसरा Fe3O4 और तीसरा CO3O4। और इसको ब्रेक भी हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं, FeO प्लस Fe2O3 COO कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस CO2O3। डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 3 मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। रैंडम फैक्ट नंबर 1। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी में कहीं कहीं लिखी हुई है, जैसे तुम किताब खोलोगे एक दो पैराग्राफ पढ़ोगे तो कहीं ना किसी तुमको एक ना एक लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको रैंडम फैक्ट बोल रहे हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म में स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। ठीक है, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड स्टेबल होता है, फिर जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो इस लाइन से बेसिकली इस लाइन से इस लाइन तक सब में ऑक्साइड जोड़ दो, ये सब के सब स्टेबल है।
एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम ऑक्साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीजन क्या है तुम लोग बताओ। स्कैंडियम ऑक्साइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। SCO एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन Sc2O3 ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जेईई मेंस में कई बार पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट। 4 ऑप्शन दे देता है, SCO, TiO, ZnO, CRO। ठीक है, तो जनरली लोग या तो TiO मार के आते हैं या तो CRO मार के आते हैं, लेकिन आंसर क्या है? SCO। ठीक है, ये दोनों सुनने में अजीब सा लगता है, कानों को खटकता है, तो इसलिए लोग इन दोनों को मार के आते हैं। ठीक है, हालांकि 3D सीरीज के, फिर से रिपीट कर देना, 3D सीरीज के सारे एमओ टाइप ऑक्साइड स्टेबल होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टेबल हो वही एग्जिस्ट होते हैं, एक्सेप्ट कैडमियम ऑक्साइड। रैंडम फैक्ट नंबर 2। इसके बाद आता है रैंडम फैक्ट नंबर 3 पे। अच्छा, रैंडम फैक्ट नंबर 3 आने से पहले अगर हम तुमसे पूछें एक जनरल फैक्ट, तो ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? बेसिक। बेसिक। सारे के सारे जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, एंड सेम गोस विद 3D। 3D में भी सारे के सारे एलिमेंट जो है मेटल है। ठीक है, तो सारे के सारे मेटल है, तो उनके जो ऑक्साइड होगा वो सब क्या होगा? बेसिक, एक्सेप्ट। जिंक, Zn। बिल्कुल, एक्सेप्ट जिंक। ठीक है, जो जिंक का ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। 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 बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रैंडम फैक्ट नंबर 3 यही था कि ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ 3D सीरीज आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट ZnO। रैंडम फैक्ट नंबर 4। अब ये तुम्हारे लिए पता नहीं कैसे, क्यों रैंडम होगा, लेकिन तुम लोग कभी भी हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ बताए हैं? हाँ, इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, तो सारे ग्रुप्स के लिए अलग अलग है। सारे ग्रुप्स के लिए अलग अलग। बिल्कुल सही। अच्छा, इस फैक्ट से पहले क्या तुम लोग Mn2O7 का स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने अपने कॉपी में? बना, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और Mn का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp3। sp3। P3। sp3
अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तुम लोग यही बनाए कि कुछ और बनाए? टेट्राइड। हाँ यही। ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलने का तुम्हारा कारण क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लिए। 4 सिग्मा बॉन्ड है इस एमएन के पास, तो ये sp3 हो गया। किसी का कोई और आंसर है? हम्म, नहीं। अच्छा सुनो, आ, दो जो हमारे पास ये कंपाउंड्स है, Mn2O7, अच्छा एक बार Cr2O7 तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर बना के इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3। स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसी के जैसा, जिस बस दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक बॉन्ड बिल्कुल सही, सिग्मा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। अब देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, अब ऐसा है कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम आंसर देंगे sp3। अगर एडवांस में मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑप्शन में दिया जाए sp3, तो हम मार के आएंगे sp3। लेकिन अगर मेरे पास जेई एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और एक ऑप्शन में हो कुछ भी मान लो sp3d, दूसरे में हो sp3d2, एक में हो d2s, डी में हो d3s, और ई में हो नन ऑफ दीज, मान लेते हैं। ठीक है, तो हम नन ऑफ दीज नहीं मारेंगे, हम d3s मारेंगे। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात ये है कि इन ये जो दोनों कंपाउंड्स है, इसका असली हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है, इसका असली हाइब्रिडाइजेशन d3s होता है। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात है, ध्यान रखना इस चीज का, इसका असली हाइब्रिडेशन d3s होता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जब इसको एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसके इलेक्ट्रॉन्स का मैपिंग करोगे, तो तुमको दिखाई देगा कि यहाँ पे ना ही कोई s ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडेशन में जा रहा है, ना p ऑर्बिटल है यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, आई रीफ्रेज। यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल p नहीं है जो कि हाइब्रिडेशन में जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ d ऑर्बिटल से जो हाइब्रिडेशन में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को तब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके d3s होता है। लेकिन एनसीईआरटी में किसी किसी ना किसी कोने में इसका हाइब्रिडाइजेशन को sp3 गलती से लिख दिया गया है, जो कि एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन d3s है sp3, और ये काफी समय से चलते आ रहा है। और जेई मेंस वाले लोग इसको अभी भी sp3 रेफर करते हैं, क्योंकि d3s हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन एडवांस में एक बार एक सवाल आ गया था जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया था, और ऑप्शन में d3s था, कुछ बच्चों ने d3s मार के आ गए और उसके बाद उसमें sp3 और d3s दोनों को बोनस बोनस नहीं, दोनों को सही कंसिडर किया गया था। ठीक है, तो ये बस एक ध्यान रखने वाली बात Cr2O72 माइनस का भी है क्या d3? है। हाँ d3s हाँ।
ठीक है, अब इसी Mn2O7 के बारे में कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, ये जो Mn2O7 है, इसको अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है उसका, ग्रीन कोवेलेंट ऑयल। ठीक है, तुम बोलोगे इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? देखो, इस ये जो Mn2O7 है ना, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। ये जो लिक्विड होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, ये हाईली कोवेलेंट इन नेचर है, इसीलिए इसका नाम पूरा पड़ जाता है ग्रीन कोवेलेंट ऑयल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसका जो नेचर होता है, ये एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है तुम लोग समझते हैं? ठीक है, नंबर वन, ये ग्रीन कोवलेंट ऑयल के नाम से प्रसिद्ध होता है, और लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका लिक्विड का कलर ही ग्रीन होता है, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सवाल पूछा जाता है कि ग्रीन कलर क्यों आता है। अब पता नहीं तुमको हम कभी पढ़ाया है कि नहीं, किसी कंपाउंड में कलर आता है कि कैसे आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं इसलिए पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में अभी तुम लोग का उड़ गया है, तो इसीलिए कुछ पता नहीं है हमको। तो खैर, सुन लो, ये स्टेटमेंट शायद पहले भी कभी बोले हैं। किसी भी कंपाउंड में कलर दो तीन कारणों की वजह से आ सकता है। उन कारणों में से पहला कारण है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पहला कारण है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। दूसरा कारण होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, और जो तीसरा है, ये तुम लोग के लिए बहुत कॉमन सुना हुआ चीज है, ये है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे इजी वाले से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तुम लोग ऐसा चीज सुने होगे कि अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट है, जिस मतलब सेंट्रल एटम है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो कलर शो करेगा। अब ये कभी ऐसे सुने हो? सर रिपीट करिएगा। अगर किसी भी हम लोग के पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कलर शो करेगा। यस सर। सुने ही होगे, ये तो केमिकल बॉटनी में एमओटी में पढ़ाते ही समय बोला जाता है। यस सर। तो हालांकि तो ठीक है, तो हालांकि ये जो स्टेटमेंट है, ये हम लोग जितने भी जेई में कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड्स में से 99% पे ये रूल वैलिड हो जाता है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो बेसिकली इस रूल के ओरिजिनेशन के पीछे जो कहानी है वो कुछ ऐसी जाती है कि जेई में जो जो भी मास्टर थे अभी से 30-35 साल पहले कोटा में, वो लोग जब जितने भी कंपाउंड्स को देखते थे और उनको एनालाइज करते थे, तो वो लोग यही चीज देखते थे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो कलर जनरली शो कर रहा है। तो उन्होंने एक रूल बोल दिया कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कलर होगा। ठीक है, तो ये रूल कोई भी, ना ही वेस्पर थ्योरी में है, ना ही वीबीटी में है, ना ही एमओटी में है, कहीं पे ये रूल नहीं है। ठीक है, ये बस कोटा के मास्टरों ने कुछ रूल एक बोल दिया अपने स्टूडेंट को, उनके स्टूडेंट ही बाद में जाके फिर टीचर बने, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया और ये ऐसे चलते गए। ठीक है, तो इसी चीज को हम फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी कंपाउंड है उसमें से 99% इस रूल को फॉलो करते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई कंपाउंड है, उसमें कोई सेंट्रल एटम है, उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो करेगा। लेकिन ये हमेशा सही रूल नहीं है, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सही है। ये रूल सही होता है। इस रूल का जो अंडरलाइंग रूल है वो यही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? तो तुमने सुना होगा डी डी ट्रांजिशन या एफ एफ ट्रांजिशन। जब एमओटी पढ़ते हैं तो डीडी ट्रांजिशन के बारे में, अच्छा डीडी ट्रांजिशन के बारे में पहले कभी सुना है? नहीं सुना तो बोलो, हम लोग फिर सुन लेंगे।
प्लीज बता दीजिए सर। जी, डीडी ट्रांजिशन अभी हम लोगों ने नहीं सुना है, चलो ठीक है। इसके बाद एक और शब्द आता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। इन दोनों शब्दों के बारे में सुना है? नहीं सुना है यस तो सर। पाप नहीं है। हाँ, अच्छा सुना है, बहुत बढ़िया। कहाँ सुना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इस कारण से भी चीजों में कलर आता है। ठीक है, और एक चीज जो गौर करने वाली है कि हम लोग के सिलेबस में एक ही टाइप का चार्ज ट्रांसफर है, वो है लिगैंड टू मेटल। ठीक है, वो है लिगैंड टू मेटल। अच्छा, तुमने अगर कोऑर्डिनेशन में ये चीज सुना है तो तुमने ये भी सुना होगा कि कौन से कंपाउंड में चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है, वो कौन सा है? याद नहीं आ रहा। सर वो बता दीजिए। अच्छा, एक और दूसरा चीज बताओ, मतलब हम बस जानने के पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहे हैं, ठीक है, कि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में होता क्या है, सुना क्या है, तो ताकि हम लोग उसके ऊपर ही बिल्ड कर सकें। कुछ नहीं, चलो ठीक है, तब तो इसमें बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगा। तो इन दोनों टॉपिक को अभी के लिए हम होल्ड पे डाल देते हैं, डीडी ट्रांजिशन और सर TiCl3 वाला होगा एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग कलर शो करता है। PiCl3। हाँ ये शायद। नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है। सर Ti, टाइटेनियम क्लोराइड। अच्छा, टाइटेनियम। नहीं नहीं, इसमें भी हाँ, TiCl3 में भी होता है। ठीक है, मुझे लगा PiCl3, मुझे तो लग रहा है ये कंपाउंड ही क्या बोल दियो। ठीक है, लेकिन एनीवेज इसको हम लोग होल्ड पे डालते हैं, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक में। Mn2O7 लिक्विड फॉर्म में होता है, ग्रीन कलर का होता है, हाईली कोवलेंट होता है, इसलिए इसको कोवलेंट ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना। अह, अच्छा, तुम लोग ऑर्गेनिक में कहाँ तक हो गया है? एक बार ये बता सकते हो क्या? अल्कोहल ईथर हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अल्कोहल ईथर हो गया तो वहां पे एक रिएक्शन होगा जहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में जिक्र होता है। ये अभी तक हुआ है क्या? अगर नहीं भी हुआ है तो इन जनरली तुम बता सकते हो, तुम लोग को पता है क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? नहीं पता है? अच्छा, तो हम बता देते हैं। देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस में से वाटर का एलिमिनेशन करा देता है। ठीक है, या वाटर को हटा देता है या वाटर को सुखा देता है।
तो वैसे एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट एग्जांपल हो जाएगा। मान लेते कि मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड के में हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दे, D8 डाल दे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड में से वाटर हटा देगा। वाटर हटा देगा इसका मतलब H2O हटा देगा, और जैसे ही ये इसमें से H2O हटा देगा तो ये क्या बना देगा इसका, PrO3। समझ में आया? यस सर। अब इसमें ना दो सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन से एजेंट्स को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो यही हो गया कि हम लोग कौन कौन से एजेंट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो और दूसरा सवाल हो गया कि ये वाटर को हटा कैसे पा रहा है, ठीक है, ये H2O को हटा कैसे पा रहा है। तो हम इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम अतुल सर के लिए रहने देंगे कि यहाँ पे ये वाटर को कैसे हटा पा रहा है, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो तुम लोग को ये पार्ट अतुल सर कवर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास हमारे सिलेबस में कुछ कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, H3PO। बस हो चुका, हाँ, क्या? लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब ये वाला पार्ट जैसे PO4 और ये सब जो बड़े पार्ट रहते हैं, मतलब इसी टाइप का कुछ सर बताए थे। हाँ ठीक है, तो हम भी बता देते हैं इसको। तो मतलब मैकेनिज्म वो वहां पे बता दिए होंगे, इतना अज्यूम करता हूँ। अनहाइड्रस AlCl3, ये सारे के सारे, ये तीनों ही हम लोग के जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आते हैं। अब तुम लोग जब शायद से एस ब्लॉक तो अब खैर हट भी गया, ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़े हैं तो हम उससे रेफरेंस दे देते हैं। एस ब्लॉक में जेई एडवांस ने के सेक्शन में एक क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारे बुकलेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो उसमें यही मतलब ऑप्शंस में दिया रहता है और तुमको पहचानना होता है कौन सा होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि पहले के जमाने में, अभी से 10 साल पहले बहुत कॉमन था ये क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो जनरली जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम एसिड बोल रहे हैं तो लुईस एसिड, आर्हेनियस एसिड या ब्रॉन्स्टेड एसिड, तीनों के तीनों अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी फुट नोट्स पे एक रिएक्शन तुम लोग का HMnO4। अच्छा, इसका नाम बता सकते हो क्या? तुक्का अगर लेना हो तो क्या लोगे? पर मैंगिक एसिड। हाँ, सही तुक्का लग गया, पर मैग्निक एसिड ही बोलते हैं इसको। मान लेते हैं कि इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा,
Mn2O7। बिल्कुल सही। अब ये Mn2O7 कैसे बनाएगा? 2 तो HMnO4 ले लेंगे और फिर H2O हटा देंगे। ये भी सही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं, तो इसका सोल ऑब्जेक्टिव और सोल पर्पस जिसकी वजह से ये जिंदा है वो इसी की वजह से जिंदा है कि ये H2O इसमें से हटा दे। अब तुम बोलोगे सर इसमें से H2O हटाए कैसे, हाइड्रोजन तो एक ही है। तो ऑर्गेनिक में तुम लोग को ये चीज अतुल से बताए होंगे कि हम उसका 2 मोल लेते हैं, इसको H2Mn2O8 करते हैं और इसके बाद इसमें से वाटर हटाते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हटा और यहाँ से एक ये हटा, तो Mn2O7। समझ में आया तुम लोग को? यहाँ तक जो भी पढ़ा है, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लो। कौन कौन से बच्चे तुम लोग 12th के हो, ये बार हैंड रेज करोगे क्या? अच्छा, 12th से तो 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, लेकिन ज्यादा लोग होने चाहिए थे, क्योंकि शायद सिमरन मैम को तुम 12th से कुछ लोग बच्चे बोले थे कि डी ब्लॉक पढ़ना है, तो उन्होंने ग्रुप का लिंक भेजा होगा तुमको, और ग्रुप का लिंक बहुतों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो एनीवेज अपने दोस्तों को बोल देना कि इसका रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, लेकिन क्लास में आएगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक फीडबैक था जो कि हमको पर्सनली लगता भी था और एक स्टूडेंट ने दिया था कि ऑनलाइन क्लास में बहुत बोरिंग हो जाता है, तो जो कि हम 100% एग्री कर पाते हैं। तो तुम लोग शायद अगर क्लास में पूछो या बातें करो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एनीवेज एक बार अगर तुम लोगों ने नोट्स कॉपी पे कुछ लिखे हो तो वो एक बार देख लो। ठीक है, या यहाँ तक में अगर कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो। सर MnO7 के बाद आप कुछ बताए थे क्या? एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो। MnO7 है Mn2O7 के बाद। यहाँ पे, नहीं यहाँ इसके बाद तो पढ़ाने लायक तो कुछ नहीं बताया था, इसके बाद तो सिर्फ फालतू बात ही करें। ओके। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना जो हम पढ़ाए हैं इसको पढ़ाने में हमको कम से कम 1.5 लेक्चर लगता है, तो 1.5 लेक्चर से ज्यादा का कंटेंट हम एक क्लास में नहीं देना चाहते। इन केस किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बात करना हो तो अभी कर सकते हो, और जिसको ना करना हो वो धीरे धीरे लीव कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दे रहे कॉपर +1 स्टेबल होता है क्या? हैं। कौन से स्टेट में ये डिपेंड करता है, कौन से स्टेट में मतलब कि
एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस मीडियम में, इस टाइप्स सवाल जो तुम पूछ रहे हो वैलिड सवाल पूछ रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा आगे डी ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है। सर हाँ आपका ज्योग्राफी अच्छा था क्या? क्यों? आपका ज्योग्राफी अच्छा था क्या? हाँ क्यों? कुछ कहीं मैप वैप दिख गया क्या? हाँ, कहाँ पे? स्टेटस में जो आप रोटी बनाए थे। अच्छा। हम्म, हम्म, कुछ तो कम से कम खुद से तो बनाए थे। हम्म,